हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि हमारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो है उसके बारे में बात कर रहा हूं। और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आज हमारी क्लास है ये 12 नंबर की, यानी इससे पहले हमारी 11 क्लासेस हो चुकी है जो आपको कंप्लीटली हमारी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। आप जाकर के आसानी से देख सकते हो। और ये क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ाई जा रही है। तो बात करते हैं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे एकेडमी का जो ऐप है यानी राजस्थान एकेडमी सिरोही ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी तक की अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले ये समझ लिया था कि अंतरिक्ष है क्या, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है, और अंतरिक्ष के अंदर कहां तक किसी भी राष्ट्र का अधिकार रहता है, और उस लिमिट के बाद में जो है हमारा कौन सा एरिया स्टार्ट हो जाता है। और ये जितने भी उपग्रह छोड़े जाते हैं, जैसे कि अभी चंद्रयान 3 छोड़ा गया है, तो इनको कैसे छोड़ा जाता है, कहाँ छोड़ा जाता है, इनकी कक्षा क्या होती है, ये किस प्रकार से वहां जाकर के काम करते हैं, इन सभी के बारे में बात कर ली थी। इसके बाद में हम बात कर रहे थे कि भारत के अंदर जो ये अंतरिक्ष कार्यक्रम है उनकी शुरुआत कैसी होती है, यानी भारत के अंदर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शुरुआत कैसे होती है उसके बारे में। और इसके अंतर्गत सबसे पहले मैंने आप लोगों को करवाए थे भारत के अंदर जो आपके स्पेस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी हम संस्थान मानते हैं वो है इसरो। कौन सी है? इसरो। तो इसरो के बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर बताया था कि इसरो जो है इसका पूरा मतलब अपने भारत के अंदर जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं, कंपनी वगैरह सब बता दिया था। फिर हमने बात करी थी इसरो की। फिर मैंने बात करी थी कल के वीडियो में कि इसरो के जो चेयरपर्सन है, जैसे प्रेजेंट में एस सोमनाथ जो है वो अभी हमारे क्या है, इसरो के चीफ है, या हम जिसे चेयरपर्सन कहते हैं। और पहले कौन थे, फिर सबसे लंबा टेन्योर किसका रहा है, किसने क्या कार्यक्रम करे, ये सब मैंने आपको बता दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं इसरो से ही संबंधित कुछ अलग अलग हमारे पास में सेंटर्स है, कुछ इसकी यूनिट्स है, उनके बारे में, ताकि आपको जो है ये पता रहे कि इसरो केवल और केवल एक अकेली संस्था नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़े लेवल पर जो है कई सारी अलग अलग कंपनियां मिल करके काम करती है, और इस प्रकार से फिर जो है चंद्रयान जैसी सफलता जो है हम प्राप्त करते हैं, वो भी पहले ही बार में। चलिए तो अब बात करते हैं अपने सबसे पहले हमारे टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारी संस्था आती है या जो सेंटर आता है वो है VSSC। कौन सा सेंटर आता है? VSSC। VSSC जो है, VSSC बेसिकली है कहां पर? तो तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर। अब ये VSSC है क्या सर? तो ये मैंने आपको बता दिया है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और जितनी भी मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा वो सब पहले मैंने वीडियो में डिस्कस कर दिया है, इसलिए बार बार पूरी मैं नहीं बताने वाला फुल फॉर्म। तो VSSC तिरुवनंतपुरम केरल में है। और पूर्व में यानी इसे पहले जो है हम इसे ट्रल्स के नाम से जानते थे। किसके नाम से? ट्रल्स के नाम से जानते थे। TERLS यानी कि ट्रल्स। तो ट्रल्स के नाम से जाना जाता था और इसे वर्तमान में VSSC कहा जाता है। ये VSSC सेंटर जो है किस काम में आता है हमारे, या ये किस प्रकार से उपयोगी है? तो ये उपयोगी है हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो होते हैं, जैसे कि अभी जो हमारा चंद्रयान 3 है उसको कौन से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से छोड़ा गया है? तो GSLV जो है उसे छोड़ा गया है। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन कौन से हैं? SLV क्या है, PSLV क्या है, ASLV क्या है, GSLV क्या है, RLV क्या है, ये सब चीजें मैं समझा चुका हूं। आप आराम से जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो जो ये सैटेलाइट के लॉन्च व्हीकल्स होते हैं जिनके माध्यम से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है, उनका निर्माण कहां पर होता है? VSSC के अंदर होता है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अंदर हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो है उनका निर्माण होता है। समझ में आ गई बात? चलिए अब VSSC के बाद में जो हमारा अगला आ जाता है वो आ जाता है UR राव। और UR राव कौन है ये भी मैंने बता दिया है पीछे। ठीक है, तो देखिए
यू आर राव, ये हमारा है सैटेलाइट सेंटर। कहां पर? बेंगलुरु के अंदर। कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर है यू आर राव सैटेलाइट सेंटर। अब जो ये यू आर राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु के अंदर है, ये क्या करता है? तो यहाँ पर हमारे सैटेलाइट्स यानी उपग्रह और जो स्पेस क्राफ्ट है उनका निर्माण होता है। क्या होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर सैटेलाइट और जो स्पेस क्राफ्ट है उनका निर्माण होता है यू आर राव सैटेलाइट सेंटर के अंदर, जो कि बेंगलुरु के अंदर स्थापित है। समझ में आ गई बात? फिर आ जाता है SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो SDSC जो है ये हमारे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर है। कहां पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर है। और आपको बता दूं कि भारत के अंदर अभी तक जितने भी उपग्रह छोड़े गए हैं उनको छोड़ने का जो स्थान है वो यही सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है। वर्तमान में जो अभी हमने कौन सा छोड़ा है? सैटेलाइट लॉन्च अभी किया था जस्ट, और जो इसने सफलता प्राप्त भी कर ली है वो है चंद्रयान 3। उसे भी यहीं से छोड़ा गया है। ठीक है, कहां से? SDSC से। और ये यही क्यों है? भारत के अंदर एक ही अभी तक जो है उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए, लॉन्च करने के लिए एक ही स्थल क्यों है? तो आपको मैंने पहले बता रखा है, आप जाकर के पीछे के वीडियोस को देखिए, आपको एकदम अलग फील आएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी आपने बहुत बार पढ़ी होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने पढ़ी ही नहीं होगी मेरे जैसी, लेकिन आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर एक फील आना कि यार स्पेस टेक्नोलॉजी होती क्या है, आखिर ये सैटेलाइट ऊपर कैसे जाते हैं। हम केवल और केवल SDSC यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही क्यों सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, इन सभी छोटे छोटे बुनियादी क्यों, क्या, कैसे जो क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्व करने को मिलेंगे जब आप पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करोगे। तो SDSC श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसे पहले हम सार कहते थे। क्या कहते थे? इसे पहले हम सहार कहते थे, यानी SHAR कहते थे। अब बाद में अब इसका नाम क्या हो गया है? SDSC। अब सर ये SHAR क्या है, सहार क्या है? तो सार का फुल फॉर्म हुआ करता था श्री हरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज। क्या नाम था इसका? श्री हरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज। और वर्तमान में फिर जो है इसका नाम, जो हमारी इसरो है उसके चेयरपर्सन कौन थे? सतीश धवन। उन सतीश धवन जी के नाम पर इसका नाम कर दिया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर। समझ में आ गई बात? चलिए, इसके बाद में है LPSC। क्या है? LPSC लिक्विड प्रपल्सन स्पेस सेंटर। ठीक है, तो LPSC जो है ये क्या है? LPSC हमारे दो केंद्रों पर स्थित है, या हम कह सकते हैं कि जो LPSC सेंटर है ये दो स्थानों पर स्थित है। और दो स्थान कौन कौन से हैं? तो दो स्थान है, पहला आपका आ जाता है तिरुवनंतपुरम। कहां पर? तिरुवनंतपुरम का जो वलीय मला है, क्या? वलीय मला, वहां पर है। यानी LPSC के दो सेंटर है अलग अलग जगह पर। एक है तिरुवनंतपुरम के वलियमला में, और जो दूसरा है वो आपका है बेंगलुरु के अंदर। तो LPSC जो सेंटर है वो दो स्थानों पर है, पहला है तिरुवनंतपुरम के वलियमला में और दूसरा है हमारे बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सेंटर, एक मिनट है ना, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये देख लीजिएगा, एक मिनट, ये बड़ा कर देता हूं मैं, ये लीजिए। चलो, तो LPSC के बाद में नया हमारा जो सेंटर आता है, जो नया केंद्र आता है इसरो का, वो आ जाता है आपके IPRC। कौन सा आ जाता है? IPRC। अब ये जो IPRC है, ये IPRC हमारे कहां पर है? तो ये है महेंद्रगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में। कहां पर है? हमारे महेंद्रगिरी तमिलनाडु के अंदर है, जिसे हम IPRC कहते हैं। और ये जो IPRC है अभी वर्तमान में इसका नाम है, तो सर इससे पहले इसको क्या कहते थे? तो पहले इसका यानी पूर्व में
इसे एलपीएससी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? एलपीएससी। यानी पहले एलपीएससी के 3 सेंटर थे, तिरुवनंतपुरम वलेमला में, बेंगलुरु में और महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। वर्तमान में कितने? 2। अभी एक ये क्या बना दिया गया? आईपीआरसी बना दिया गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है एमसीएफ। कौन सा आ जाता है सेंटर? एमसीएफ। ये जो एमसीएफ है ये कहां पर स्थित है? तो एमसीएफ हमारे स्थित है एक तो हसन कर्नाटक के अंदर। कहां पर है? हसन कर्नाटक राज्य में। और दूसरा हमारे स्थित है भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर। समझ में आ गई बात? तो जो एमसीएफ है ये 2 जगह पर है। पहला है आपके हसन कर्नाटक के अंदर और दूसरा है भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद में जो हमारा एमसीएफ है ये जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस जो उपग्रह होते हैं। कौन से उपग्रह? जियो स्टेशनरी यानी भूस्थैतिक या जियो सिंक्रोनस। ये जो 2 हमारे अलग अलग सैटेलाइट्स होते हैं इनको निर्माण करने का, सॉरी नियंत्रित करने का, निर्माण नहीं, नियंत्रित करने का कार्य करता है। कौन करता है? एमसीएफ। तो एमसीएफ जो है वो क्या करता है? जो जियो स्टेशनरी हमारे सैटेलाइट्स है और जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है उनको हमारे नियंत्रित यानी कंट्रोल करने का काम करता है। जिस प्रकार से अभी चंद्रयान 3 छोड़ा गया तो चंद्रयान 3 को भी कंट्रोल करने की एक यूनिट बैठी हुई है ना? तो वैसे ही जो हमारा एमसीएफ है वो क्या करेगा? तो उसका काम है कि जो भी जियो सैटेलाइट्स, जो जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स है उनको नियंत्रित करना। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा कौन सा? एमसीएफ। एमसीएफ के बाद में आ जाता है एनआरएससी। कौन सा आ जाता है? एनआरएससी। ये एनआरएससी जो सेंटर है ये कहां पर है? तो एनआरएससी हैदराबाद के अंदर है। कहां पर है? हैदराबाद के अंदर है। और हैदराबाद के अंदर टोटल इसके हमारे पास 6 सेंटर मिलते हैं। अलग अलग जैसे होते हैं ना केंद्र, वैसे जो हमारा एनआरएससी है इसके 6 केंद्र हमें मिलते हैं। कितने केंद्र मिलते हैं? 6। सर ये 6 केंद्र कौन कौन से हैं? तो पहला केंद्र आ जाता है देहरादून के अंदर। कहां पर है? देहरादून के अंदर इसका केंद्र है। ठीक है, दूसरा है हमारे राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले के अंदर। कहां पर है? जोधपुर जिले के अंदर है। और ये क्वेश्चन हमारे अभी जो प्रेजेंट में सीईटी के एग्जाम हुए थे उसमें पूछा भी गया था कि एनआरएससी का सेंटर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा तीसरा जो कि नागपुर के अंदर स्थित है। और चौथा आ जाता है जो कि बेंगलुरु के अंदर स्थित है। पांचवा आ जाता है जो कि खड़गपुर के अंदर स्थित है। और खड़गपुर के अंदर आपको बता दूं भारत की जो सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेजें होती है जिन्हें हम आईआईटी कहते हैं। प्रेजेंट के अंदर भारत में 23 आईआईटी है और उसमें से एक आईआईटी खड़गपुर भी है। हालांकि आईआईटी खड़गपुर बहुत पुरानी है, ये तो जब 10 केवल हुआ करती थी आईआईटी तब भी आईआईटी खड़गपुर हुआ करती थी। ठीक है, और इसके बाद छठा सेंटर है शिलोंग के अंदर। तो इस प्रकार से एनआरएससी जो कि उसका मेन ऑफिस तो अपने हैदराबाद में है, उसके अलावा इसके 6 केंद्र है। 6 केंद्र कौन कौन से हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। देहरादून, जोधपुर, नागपुर, आपका बेंगलुरु, आपका खड़गपुर और आपका शिलोंग। ये टोटल 6 केंद्र है। किसके? तो हमारे एनआरएससी के। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट बात करता हूं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। कौन सा सेंटर? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। आप इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहें तो एच एस, पहले है एच, फिर है एस, फिर है एफ और फिर आपका सी, यानी एच एस एफ सी। एच एस एफ सी जो है जिसे हम ह्यूमन
इस स्पेस फ्लाइट सेंटर कह रहे हैं वो बेंगलुरु के अंदर है। कहां पर है बेटा? बेंगलुरु के अंदर है। क्या है बेंगलुरु के अंदर? तो HCFC। ठीक। इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो प्रोग्राम था, उस इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के तहत ही इस सेंटर की स्थापना की गई है। ठीक है, कहां पर की गई है? बेंगलुरु के अंदर। बस इतना याद रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में बता दूं, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क जो है, क्या? इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क जो है वो हमारे बयालालू, कौन सा? बयालालू स्थान है जो कि कर्नाटक के अंदर है, वहां पर है। क्या है वहां पर? इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क जो है वो बयालालू कर्नाटक के अंदर स्थित है। समझ में आ गई बात? एकदम अच्छे से मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक। बाकी ये सब चीजें याद रखने की ही है। डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो कई बार मैच द कॉलम वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपके पास में, अगर मैं बात करूं, एक मिनट, है ना, चलिए इतने की ज्यादा जरूरत है नहीं, मुझे इतना हिसाब करते हैं। तो आपको पता होगा कि कई बार एग्जाम में ए कॉलम इधर होता है, बी कॉलम इधर होता है, और ऐसे आपसे मैच करवा दिया जाता है, जिसमें आपको फिर चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ए इससे मिलेगा, बी इससे, बी वाला सी ऑप्शन, है ना, फिर आपको डी ऑप्शन दे दिया जाता है। तो ये जो ऐसे मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर इन सेंटर के जो ऑफिस है वो कहाँ पर है, हेड ऑफिस कहाँ है, वो पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये किसके काम आते हैं ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, या फिर किस राज्य में स्थित है ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब बनते हैं तो आपको ये सब चीजें याद होना जरूरी है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। अदरवाइज इसमें कई बार ऐसी चीजें दे दी जाती है जिसके सेंटर किसी को नहीं पता होते। जैसे अभी अगर आ जाए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर कहाँ पर है, तो मुझे नहीं लगता कि जिसने अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को कंप्लीट डिटेल के अंदर नहीं पढ़ रखा है वो इस क्वेश्चन का आंसर भी दे पाएगा। उसको वैसे ही क्वेश्चन देखते ही पहले ये लगेगा कि ये किसी ह्यूमन से रिलेटेड है, और वो जो है कोई ऐसी जगह ढूंढ लेगा जहां पर बॉम्बे वगैरह है, इस टाइप के अजीबोगरीब नाम होंगे उनको। वो ये सोचेगा ही नहीं कि ये कभी ना कभी स्पेस से रिलेटेड भी रहेगा। समझ में आई बात? चलो। या फिर किसी एयरपोर्ट का नाम दे दिया तो वहां एयरपोर्ट सेलेक्ट कर लेगा, बोले एयरपोर्ट कहाँ है, फ्लाइट वाली बात हो रही है, तो ऐसा नहीं सोचना है। ठीक। चलो, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है बहुत ही शानदार सा हमारा सेंटर, और वो सेंटर है आपका कौन सा? स्ट्रेस। मैंने ये बता दिया था इसकी फुल फॉर्म। ये क्या है हमारा? ISTRAC। ISTRAC। जो ये ISTRAC है, इसके बेसिकली इंडिया के अंदर तो सेंटर है ही, साथ ही साथ इसके सेंटर आउट ऑफ इंडिया यानी फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी है। तो हमें ये याद रखना होगा कि इसके सेंटर इंडिया में कहाँ कहाँ है, और अगर फॉरेन में इसके सेंटर्स की बात की जाए तो फॉरेन में इसके सेंटर कहाँ कहाँ पर है, ये हमें पता होना चाहिए। ISTRAC की अगर बात करूं, और वो भी पहले मैं इंडिया के सेंटर्स की अगर बात करूं, तो इंडिया में कहाँ कहाँ पर है? सबसे पहला सेंटर है इसका हैदराबाद के अंदर। कहां पर है इसका सेंटर? हैदराबाद के अंदर है। इसके बाद में दूसरे सेंटर की अगर मैं बात करूं तो आपका है बेंगलोर के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई बात? और ये जो बेंगलोर के अंदर है वो आल्सो हॉट्स, मतलब कि ये जो है बेंगलोर वाला, ये और भी एक सेंटर को होस्ट करता है, या एक सेंटर को और कहा जाता है, इसी का नाम इंडियन स्पेस क्राफ्ट कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। ठीक। इसके बाद में लखनऊ में है। इसके बाद में जो हमारा पोर्ट ब्लेयर है वहां पर भी है। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर भी ये सेंटर उपस्थित है। और इसके बाद में एक हमारा है तिरुवनंतपुरम के अंदर। तो यानी भारत के अंदर कहाँ कहाँ पर सेंटर है, तो आपको याद रखना है श्री हरिकोटा, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ और हैदराबाद। ठीक है, ये इसके पोर्ट ब्लेयर, ये इसके सेंटर है। तो भारत में कितने सेंटर हैं?
आपके हैदराबाद पहला, दूसरा आपका बेंगलोर, तीसरा आपका लखनऊ, चौथा आपका पोर्ट ब्लेयर, पांचवा आपका श्रीहरिकोटा और छठा है आपका तिरुवनंतपुरम। ये है हमारे 6 इंडिया के सेंटर। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर यानी आउट ऑफ इंडिया इसके जो सेंटर्स है वो कहाँ कहाँ पर है। तो आउट ऑफ इंडिया जो इसके सेंटर है उसमें सबसे पहला नाम आ जाता है पोर्ट लुइस, जो कि है मारुटिस में। कहाँ पर है? पोर्ट लुइस, जो कि आपका मारुटिस जो है वहां पर है। इसके बाद में दूसरा आपका है बियर लेक, और बियर लेक है रसिया के अंदर। कहां पर है बियर लेक? रसिया के अंदर। इसके बाद तीसरा आपका आ जाता है बाइक, जो कि इंडोनेशिया के अंदर है। इसके बाद है नेक्स्ट ब्रुनेई में। इसके बाद में है आपका सवलबर्ड, जो कि नॉर्वे के अंदर है। इसके बाद में है ट्रॉल, जो कि अंटार्कटिका के अंदर है। फिर आपका वियतनाम के अंदर भी है। इसके बाद में आपका कार्टून लेक के अंदर भी है, जो कि पनामा में है। और इसके बाद में एक आपका वेस्ट अफ्रीका के अंदर है, जिसका नाम है साओ टोमे एंड प्रिंसिपे, जो कि वेस्ट अफ्रीका के अंदर है। और लास्ट आपका ब्रुनेई तो वैसे आ चुका था, तो ब्रुनेई ये आ चुका नाम है ना, 2 बार छप गया है। तो ये है हमारे आउट ऑफ इंडिया फॉरेन के सेंटर। क्या सर ये सभी सेंटर याद रखने हैं? देखो कई बार जो है IST RAC की फुल फॉर्म तो पूछ ली गई है, तो अब हो सकता है थोड़ा सा डीप में अगर एग्जाम के पेपर आजकल बनने लग गए हैं, आपको पता होगा RAS का पेपर हो, चाहे आपका LDC का पेपर हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे UPSC का हो, हर कोई अपने एग्जाम के लेवल को इंक्रीज करते जा रहा है, चाहे फिर SSC की बात करें। तो कई बार क्या होता है ऐसी चीज भी पूछ ली जाती है जिसके बारे में हम एक्सपेक्ट नहीं करते। इसीलिए मैंने आपको जो है इंडिया के सेंटर्स के साथ साथ फॉरेन के जो सेंटर्स है यानी आउट ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स है वो भी बता दिए हैं। आपको अगर याद होता है तो वेल एंड गुड, नहीं याद रहते तो इंडिया के याद रख लेना सफिशियंट है। ठीक है, चलिए ये थे हमारे IST RAC के सेंटर। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है तो कौन सा, ये 2 सेंटर और रहे हैं आज के, और इसमें 2 सेंटर में सबसे पहला आ जाता है SAC। कौन सा आ जाता है? SAC। SAC जो है वो हमारे 2 जगह पर स्थित है भारत में, एक तो गुजरात राज्य में और एक दिल्ली में। गुजरात के अंदर है अहमदाबाद में, और दूसरा है दिल्ली के अंदर। तो SAC जो है वो भारत के अंदर कौन कौन सी सिटी के अंदर है? तो अहमदाबाद और दिल्ली, ये 2 सिटी है जहां पर हमारा SAC स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट सेंटर कहें वो है IIRS। कौन सा सेंटर है? IIRS। और ये जो IIRS है ये भी हमारे कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून उत्तराखंड के अंदर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो हमने इसरो की कंप्लीट डिटेल में बात करी है। इसरो के अंदर जो भी इसरो के सेंटर्स हैं, इसरो के चेयरपर्सन कौन कौन रह चुके हैं, किस चेयरपर्सन ने किस प्रोग्राम को चालू किया था और उनकी क्या मुहिम थी, इसके अलावा उन्होंने जो है और इसके अलावा कौन कौन से पदों पर काम किया, किसका लॉन्ग टेन्योर है, किसका शॉर्टेस्ट टेन्योर है, कौन एज ए अंतरिम या जो हम कहते हैं ना कार्यवाहक चेयरपर्सन के रूप में रहे हुए हैं, और अभी जो चल रहे हैं वो 10वें नंबर पर है। ये सब मैंने आपको बातें बता दी थी। सबसे पहले थे विक्रम साराभाई। तो अब जो है इसरो के बाद हम बात करेंगे हमारे भारत के अंदर जो अंतरिक्ष कार्यक्रम हुए हैं, यानी भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम हैं उनके बारे में, और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बारे में अपन पढ़ेंगे कल से, यानी कि अगली क्लास के अंदर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को समझेंगे, जिसके अंदर आपके जो वर्तमान में चल रहे हैं कार्यक्रम उनकी भी बात करूंगा, जो भविष्य में होने वाले हैं उनकी भी बात करूंगा, और जो पास्ट में यानी भूतकाल में हो चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि कल जो मैं स्टार्ट करूंगा वो 2008 में चंद्रयान पहला जो छोड़ा गया था वहां से अपनी बात को स्टार्ट करूंगा। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो।
हर हाल में चलना सीखो। और इन्हीं लाइनों के साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।